हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें न्यूमेरिकल्स दिए नहीं थे ज़्यादा। इस वजह से हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले चैप्टर में जो भी 2-4 न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे उसको, और इस दूसरे चैप्टर में जो प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठों पर है उसे, दोनों चैप्टर को मिलाकर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको कंबाइन एक ही चैप्टर में दे देंगे। ठीक है, दोनों को मिला के एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, चैप्टर नहीं, एक ही वीडियो में प्रोवाइड करके आपको न्यूमेरिकल दे देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 को, चूँकि अधिकांश किताबों में, ज़्यादातर बुक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक ही चैप्टर में कंबाइंड किया गया है। यानी प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर और प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठों पर, ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में कंबाइन हैं। और हम आपको सुविधा के लिए दोनों चैप्टर को सेपरेट करके प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको कम चीज़ें याद करनी पड़े और आसानी से चीज़ें आपको समझ में भी आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लेसन नंबर 2 की बात करेंगे, और इसमें हम लोग पाठ का नाम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे? गोलीय पृष्ठों पर। गोलीय पृष्ठों पर, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन spherical surfaces, spherical surfaces। तो प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठों पर क्या, ये है आपके चैप्टर का नाम। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमने पिछले वीडियो में, यानी लेसन नंबर 1 में आपको बताया था गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने बातचीत किया था। तो यहाँ पे हम शुरू ही करेंगे उत्तल दर्पण से। ठीक है, किससे? उत्तल दर्पण से, क्योंकि हमने वहाँ पे गोलीय दर्पण के प्रकार आपको बताया था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और हमने कहा था आपसे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या होता है उत्तल दर्पण, सुनते हैं। तो उत्तल दर्पण को डिफाइन कैसे करेंगे? पहले इसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आपका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, रियलिटी में यदि देखा जाए तो ये कोई गोलीय पृष्ठ रहा होगा। उस गोलीय पृष्ठ से हम इसका एक वक्र वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्से को काट लेते हैं। अच्छा, इसे काटेंगे कैसे? तो दर्पण को काटते कैसे हैं? हथौड़ी से तो काटते नहीं हैं, वो तो क्षणभंगुर होता है, फूट जाएगा, है ना। तो हीरे से इसको क्रॉस किया जाता है, नहीं काटा जाता है। ये है उत्तल दर्पण। और इसमें यदि कलई हम अंदर अंदर कर दें, ये कलई मतलब पॉलिश होती है, रेड ऑक्साइड की या फिर चांदी की कलई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से होता क्या है कि जिस पृष्ठ पर आप कलई या पॉलिश करते हैं उसका ठीक अपोजिट वाला सरफेस, यानी विपरीत पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है, यानी परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। जिससे घटना क्या घटेगी कि यदि लाइट को हम लेके आएंगे इसके अंदर यदि प्रकाश किरण जाएगी, तो अंदर आपने पॉलिश किया है, यानी कलई किया है, तो प्रकाश किरण अंदर जा नहीं पाएगी, है ना। अंदर प्रकाश किरण जाएगी नहीं, बल्कि फील होगी। तो कलई इसीलिए करते हैं ताकि एक पृष्ठ क्या बने? रिफ्लेक्टेड बने, परावर्तक बने। कैसे डिफाइन करेंगे उत्तल दर्पण को? तो उत्तल दर्पण को सिंपल डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कहना पड़ेगा कि ऐसा गोलीय दर्पण या फिर ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में क्या हो? कलई की गई हो। जिसके धंसे हुए भाग में क्या की गई हो? कलई की गई हो। ये जो मैंने डॉटेड किया है, ये क्या है? कलई किया हुआ पृष्ठ। हुआ पृष्ठ। ये वाला क्या होगा?
जिधर कलई करेंगे उसके ठीक अपोजिट वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाता है, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा क्योंकि हर एक पन्ने में 2 पृष्ठ होता है कि नहीं। उसी तरह यदि आप इस अंदर वाले को ध्यान से देखेंगे तो यदि अंदर वाला जो सरफेस होगा, यदि उस पर कलई कर रहे हैं तो उसके बाहर वाला जो सरफेस होगा वो आपका कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। जैसे ऐसे समझें कि ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो जस्ट लाइक स्नेक, ऐसे जो स्नेक होता है सर्फ कीड़ा, वो फन ऐसे काटता ना, तो ऐसा वाला सिस्टम, ऐसा वाला जहाँ पे सिस्टम आएगा जस्ट लाइक स्नेक जैसा, वो कौन सा मिरर बना रहा है? कौन सा मिरर बनेगा उस केस में? तो जवाब होगा उत्तल। कौन सा? उत्तल। और ठीक इसका उल्टा यदि होगा, उल्टा इधर साइड से देखेंगे ऐसा टिल्टेड इधर की तरफ होगा, तो वो कौन सा शेप होगा? अवतल। तो उत्तल दर्पण क्या होगा? परिभाषित कैसे करेंगे इसे? तो इसके लिए मैंने परिभाषा बता दी आपको कि ऐसा गोली दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में क्या की जाए? कलई की जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। या इन दोनों को कंबाइन करके आप एक ही में डेफिनेशन बना सकते थे कि ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में कलई की जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये परिभाषा कैसे बनाएंगे। इसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज़ आप पकड़ लिया करिए और परिभाषा खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके धंसे या फिर इसी को दबे भी कहते हैं ना, तो धंसे भाग कहते हैं या दबा हुआ भाग कहते हैं, बात एक ही है। धंसे अथवा दबे हुए भाग में कलई की जाए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ पा रहे हैं? ये दोनों परिभाषाएं अपने जगह पे सही हैं। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं उत्तल दर्पण को, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है और सेम है। कैसे इसका फिगर ड्रा करेंगे? यदि इसका चित्र कहा जाए बनाने के लिए तो उत्तल दर्पण का फिगर कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ हम फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट लाइक ऐसा स्नेक के जैसा इस तरह के हंसी के शेप का एक मिरर बनाएंगे। इसके अंदर वाले भाग में क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। ये इसका पोल होता है, इधर इसका फोकस होता है और इधर सेंटर होता है। बातचीत करेंगे इसके बारे में आगे। तो ये जो मिरर होगा आपका, ये होगा आपका उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। क्योंकि लाइट रे यदि ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल तो ये नहीं जा पाएगी फोकस से। नियम आपको सिखाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी लाइट तो पैरेलल नहीं, मुख्य अक्ष के यदि समांतर आएगी तो फोकस से रियलिटी में नहीं जा पाएगी। ऐसा फील होगा कि जो लाइट जा रही है वो कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो आपको बताया क्या कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से, ये उभरा हुआ भाग होगा, इसी उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो भी हम उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अंदर जो है ये कलई किया हुआ हिस्सा है, ये कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग है या पृष्ठ है। ठीक है, बाहर कैसा पृष्ठ है? तो परावर्तक पृष्ठ होगा। उत्तल दर्पण के बाद हम बातचीत करते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं।
तो इसे इरेज कर देते हैं। देखिए, तो हेडिंग लिखते हैं आगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसको कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण ठीक उत्तल दर्पण का उल्टा होगा। एक की डिफिनीशन याद होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी जो मैंने उत्तल बनाया था उसमें कलई कहाँ किया था? धंसे हुए भाग में। तो उत्तल दर्पण जो लेंगे, जो उत्तल दर्पण हम लेंगे उसमें कलई कहाँ करेंगे? उभरे हुए भाग में। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हुआ था उत्तल में, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन दबे या धंसे वाले भाग से हो जाएगा। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप सिंपल कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या की जाए? कलई की जाए, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए या दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन। लाइट ऐसे आएगी ना तो इधर से ही लौट के आ जाएगी। नियम बताएंगे आपको, यदि समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो इधर ही से आ जाएगी, उधर तो कलई किए हैं तो जाएगी नहीं लाइट। या फिर ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए और उभरे हुए भाग पर कलई की जाए, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तीनों डिफिनीशन आप बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है, तीनों सेम है। तो एक का डिफिनीशन आप खुद ब खुद याद करिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिफिनीशन बनाते हैं इसका डिफिनीशन बनाते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाए उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा दर्पण जिसके धंसे भाग से या फिर दबे हुए भाग से क्या हो जाए? प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखो ये इसका फिगर है, सिंपल आप चाहो तो फिगर भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने के लिए ये सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है ना। आप ऐसा सिंपल फिगर बना सकते हैं। इस वाले मिरर को, ऐसे मिरर को हम कहते क्या हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जिसका ये उभरा वाला हिस्सा है, इस पर मैंने पॉलिश कर दी है। किसकी पॉलिश की है? तो रेड ऑक्साइड कह लीजिए या फिर चांदी की, है ना, लाल ऑक्साइड की कहिए या फिर चांदी की। इस पर पॉलिश यानी कलई कर देते हैं, जिससे एक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड बन जाता है, परावर्तक, ठीक है। तो ये था अवतल दर्पण का डेफिनेशन और ये था उसका फिगर। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि जो गोली दर्पण है, यानी जो गोली दर्पण के जो दो टाइप हैं, टाइप यानी प्रकार हैं, उत्तल और अवतल। इसमें गोली दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। जिसके अंतर्गत आपका ध्रुव क्या होता है, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, बातचीत करते हैं। सॉरी, तो आगे हेडिंग लिखिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उसे समझेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल या तो उत्तल दर्पण ले लेते हैं या फिर अवतल दर्पण, और उसमें जितने भी सारे टर्म्स आएंगे उसे हम आपको विद फिगर की मदद से ओरली याद कराने की कोशिश करेंगे।
समझिएगा। ये सिंपल, यहाँ पे हम एक मिरर ले लेते हैं, कौन सा, चाहे उत्तल ले लीजिए या फिर अवतल, डिपेंड ये आप पे करता है ना, ये आप पे करता है कि आप चाहे उत्तल ले लीजिए चाहे अवतल। हालांकि डिफिनीशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि उत्तल का फोकस कुछ और परिभाषित होगा किसी और तरह से, अवतल का किसी और तरह से, नहीं जी। ये होता है ध्रुव, जितनी दूरी पर ध्रुव से उसका फोकस होता है, यानी P और F के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है, F और C के बीच की भी डिस्टेंस उतनी ही होती है, यानी ये दूरियां आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। इस हेडिंग में हेडिंग ध्रुव किसे कहते हैं, P को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, F क्या है, फोकस, C क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो बात करते हैं वन बाई वन, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव, हेडिंग लिखेंगे दर्पण का ध्रुव या फिर सिंपल ध्रुव, यानी पोल इसे कहते हैं, इसलिए P से दिखाते हैं, पोल ऑफ अ मिरर, पोल ऑफ अ मिरर, दर्पण का ध्रुव। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान से, ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर। कौन सा मिरर, तो हमने अभी भी बताया था कि यदि कलई बाहर वाले पृष्ठ पर होगी तो आपका अवतल होगा, यदि कलई धंसे वाले पृष्ठ पर होगी तो उत्तल होगा। कलई यदि बाहरी पृष्ठ पर होगी तो अवतल दर्पण होगा, कलई यदि धंसे या दबे वाले हिस्से पर होगी तो उत्तल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कलई उभरे वाले पृष्ठ पर है या बाहरी पृष्ठ आप कह सकते हैं, अतः ये अवतल दर्पण है। तो ये जो मिरर रहा होगा ये कोई ना कोई गोली मिरर रहा होगा, मतलब कोई स्फेरिकल शेप रहा होगा, उससे इसे काटा गया होगा। तो पोल को कैसे डिफाइन करेंगे, दर्पण का ये इतना रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, हम कहें कि ये अवतल दर्पण है और हम आपसे कहें कि ये दर्पण का पोल है, तो क्या आप मान जाएंगे कि ये दर्पण का पोल है? जवाब है गलत है, ये पोल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पोल की जो डिफिनीशन है, ध्रुव की जो परिभाषा है, वो है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यानी ये जितना बड़ा होगा उसका ठीक मिड पॉइंट जो आएगा वो उसका पोल होगा, वो ध्रुव होगा। ना कि कहीं से भी खींच देंगे वो आपका पोल होगा, नहीं। पोल के लिए कंडीशन है कि जितना बड़ा दर्पण होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका पोल होगा। तो लिखेंगे डिफिनीशन, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मिरर है आपका, और इस मिरर के मिड पॉइंट को मिरर का क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? तो इसे P से दिखाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं या दिखाते हैं। याद हुआ डिफिनेशन? दर्पण जितना भी बड़ा होगा, यदि इतना बड़ा मिरर है तो इसका ठीक मिड पॉइंट जहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको मेज़र कर लेंगे और इसका जो मिड पॉइंट आएगा वहीं आपका क्या होगा? पोल। वहीं क्या होगा? पोल। अच्छा जी, दर्पण के ध्रुव के बाद बातचीत करेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। इसमें छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उसे डिफाइन करते चलेंगे। दूसरी परिभाषा इसकी लिखेंगे ध्रुव के बाद फोकस दूरी की। आगे हेडिंग लिखेंगे फोकस दूरी, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ फिगर में समझिएगा, ये आपका फोकस है और ये आपका पोल है। इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी उसी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये आपका फोकस है, कैपिटल एफ को फोकस कहते हैं, स्मॉल एफ को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी को कैसे परिभाषित करेंगे? तो P व F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। देखो, सिंपल रूप में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं फोकस दूरी को। एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं हम आपके लिए कि दर्पण के ध्रुव एवं फोकस
के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। लिखिए परिभाषा, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं? तो इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसलिए किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, एफ। ठीक है। उत्तल दर्पण का यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो फोकल लेंथ होगा यानी फोकस दूरी होगी वो प्लस होगी कि माइनस, तो आप इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग ड्रा कर सकते हैं जो कि वाई एक्सिस को इंडिकेट करेगा। ये जो ध्रुव है उसे आप मूल बिंदु कंसीडर करिए और ये इसको एक्स एक्सिस मानिए। मूल बिंदु के बाईं तरफ समस्त दूरियां एक्स एक्सिस पर निगेटिव होती हैं, ये बात आपको पता है, और मूल बिंदु के दाहिनी तरफ समस्त दूरियां पॉजिटिव होती हैं। और मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस पर समस्त दूरियां पॉजिटिव और नीचे की तरफ समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं। यानी पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आपसे बातचीत की जाएगी यदि कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो फोकस दूरी आएगी अवतल की वो तो बाईं तरफ है, एक्स एक्सिस के। इस वजह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेंगे? नेगेटिव। हालांकि चिन्ह परिपाटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यदि आपसे यहाँ फिगर में देख के पूछा जाए कि अवतल दर्पण जो होगा उसकी फोकस दूरी धन होगी कि ऋण, तो जवाब होगा ऋण। रीजन पूछा जाएगा ऐसा क्यों? तो ये बाईं तरफ है। किधर है? बाईं तरफ, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, इस वजह से फोकस दूरी क्या लेंगे? नेगेटिव। तो फोकस दूरी के बाद बातचीत करते हैं वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। इसे इरेज कर देते हैं। तो चीज़ों को 1 बाय 1 आप लिखते रहिए। देखिए तीसरी बात लिखते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट लिखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे ना। तो वक्रता त्रिज्या पहले फिगर में देख लेते हैं किसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये जो C दिखाई दे रहा है और ये जो P दिखाई दे रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r या फिर कैपिटल R किसी भी सिंबल से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे वक्रता त्रिज्या को? ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब सीधे सीधे ऐसे समझो, त्रिज्या है, वक्रता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वक्र वाला से कटा वाला हिस्सा है, वक्र का कटा वाला हिस्सा, इसलिए वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनो फिगर में देखो ध्यान से, तो C और P यानी P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। सिंपल रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, P एवं C किसके? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या दर्पण के P एवं C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, लिखिए दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो ना, ये P है और ये C है, P और C के बीच की जो भी दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी इसे दिखाते किसे? स्मॉल r से। तो कैसे लिखेंगे? इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं। पुनः पूछा जाएगा कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इस वजह से ये भी क्या ली जाएगी? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। उसके बाद इसमें और भी परिभाषाएं पूछा जाता है आपसे।
जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो तो ये जो सी की डिफिनीशन बनाना है उसके लिए आपको ये एज्यूम करना है कि ये सी यानी सेंटर, किसी चीज़ का सेंटर तो तभी होगा, जैसे यदि ये गोला है, क्योंकि गोली दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं सुनो, देखो ये जो सेंटर बना है, सेंटर सी, ये गोली दर्पण, अवतल दर्पण एक गोली दर्पण का ही कटा हुआ हिस्सा होता है या कटा हुआ भाग होता है। तो इसे यदि हम डाटेड से कंप्लीट सर्कल बनाएं तो सर्कल का सेंटर पक्का होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो कैसे सी को डिफाइन करेंगे, यानी वक्रता केंद्र को कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे कि ये गोली दर्पण, ये जो गोली दर्पण हम लेके आए हैं, जिसे हम उत्तल या अवतल कुछ भी कह सकते हैं, फिलहाल इस फिगर के हिसाब से यहाँ जो फिगर बना है वो अवतल ही है। तो जो गोली दर्पण होगा, जो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा वाला भाग होगा, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा वाला का है भाग है, कटा हुआ हिस्सा है या भाग है, उसी के केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। एक बार फिर से समझो, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों हो सकता है। तो कह रहे हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ क्या है भाग है, उसी के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। याद हुआ? फिर से देखो, एक बार फिर कोशिश करते हैं याद कराने के लिए कि ये जो गोली दर्पण है, ये जो गोली दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का कटा वाला का है भाग है, उसी के केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, लिखिए परिभाषा, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दिखाते किससे? सिंपल सी से इंडिकेट करते हैं। किससे? सी से। अच्छा जी, इसके बाद यदि बातचीत की जाए वक्रता केंद्र के बाद, कि इसमें एक अपार्चर यानी द्वारक भी होता है, दर्पण का द्वारक, वो क्या है उसे लिखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5 बातचीत करेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण का द्वारक, द्वारक का सीधे सीधे मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि द्वारक मीन्स क्या, तो द्वारक का ठीक ठीक मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है, द्वारक का मतलब ठीक ठीक क्या होता है? दरवाज़ा। द्वारक जितना भी बड़ा होगा उसमें से उतना ही ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, यदि द्वारक छोटा होगा तो लाइट उसमें से कम इंटर करेगी, है ना। फिगर पुनः बना देते हैं साफ़ सुथरा। देखो, ये हमने आपको समझाने के लिए या डिफिनीशन को बताने के लिए जो मिरर इस्तेमाल किया था, वो मिरर कौन सा है? अवतल है कि उत्तल? जवाब है सर कल ही बाहर बाहर किए हैं, तो कौन सा मिरर होगा? अवतल होगा। कौन सा? अवतल होगा। अब द्वारक को कैसे डिफाइन करेंगे? ये पोल होता है, उसके बाद फोकस होता है, उसके बाद सेंटर होता है। ठीक है, दूरियाँ इक्वल इक्वल होती हैं, ये हमने आपको बता रखा है। इन दोनों को मिला देंगे हम ना, दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। और इसको यदि हम सर्कल बनाएं, एक कंप्लीट सर्कल बनाएं, ठीक है, एज ए इसको सर्कल आप समझिएगा, शायद कंप्लीट सर्कल दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप अंडरस्टैंड समझिए इसको, है ना। सपोज करिए कि ये क्या है? एक सर्कल है, और यदि ये सर्कल है तो जाहिर सी बात है सर्कल का सेंटर बीच में ही होगा, ये फोकस होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे द्वारक को, अपर्चर को? द्वारक को कैसे डिफाइन करेंगे? अपर्चर, पैरचर, है ना। तो द्वारक को दिखाने के लिए हम इसको कुछ बिंदु मान लेते हैं। लेट सपोज इसे ए कह देते हैं, इससे बी कह देते हैं।
आप समझिएगा द्वारक क्या है, इसी को हम द्वारक कह रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइनिंग हम मिलाए हैं इसको क्या कह रहे हैं, द्वारक। तो द्वारक का मतलब क्या होगा, सिंपल, कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के दोनों बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दिमाग में खुजली होगी, नहीं हो रही तो हम खुजली कर देते हैं, क्योंकि हम आपसे पूछ लेंगे कि हम परिभाषा में क्या कह रहे हैं, हम परिभाषा में इसको क्या कह रहे हैं, जीवा कह रहे हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल उत्पन्न होगा या प्रश्न उठना चाहिए कि जीवा कहते किसे हैं। तो आप सर्कल पढ़े हैं, सर्कल के बारे में जानकारी लिए हैं क्लास 8 में ही, है ना, कि यदि सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास आउट होके जाती है और सर्कल को दो जगह स्पर्श करती है, वो होती है सर्कल की डायामीटर यानी व्यास। लेकिन सर्कल को अंदर ही अंदर दो जगह स्पर्श करे लेकिन सेंटर से होके ना जाए, तो वो होती है सर्कल की जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर तो यहाँ पे है और ये सेंटर से तो जा नहीं रही है, इस वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, जीवा। तो परिभाषा में हम यही तो कह रहे हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के दोनों बाहरी सिरों को, जो दोनों बाहरी सिरे होंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से मिला देंगे, जो बाहरी सिरे होंगे दर्पण के, है ना, दर्पण के दोनों बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। लिखो, दर्पण के दोनों बाहरी सिरों को, दोनों बाहरी सिरों को, जो एंडिंग पॉइंट्स होंगे, बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो द्वारक जितना बड़ा होगा उसमें से उतना ही लाइट इंटर करेगी, द्वारक छोटा होगा लाइट कम इंटर करेगी। ठीक है, द्वारक का यही काम होता है, यानी द्वारक का सीधे सीधे काम है कि यदि ये बहुत बड़ा होगा, लाइक यदि इतना समय ले लूँ तो इसमें से इतने ही हिस्से से तो प्रकाश किरण इंटर करेगी। यदि हम बहुत बड़ा ले लूँ तो इसमें से ज़्यादा सा लाइट क्या करेगी, इंटर करेगी, यानी फोकल लेंथ उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो, तो ये थी द्वारक की डिफिनेशन। इसके बाद इसमें एक और परिभाषा आपसे पूछा जाता है, फोकस क्या होता है, फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चूँकि दर्पण में एक ही सरफेस होता है ना, दो फोकस होते नहीं हैं, एक ही फोकस होता है, इस वजह से इसी फोकस को हम मुख्य फोकस भी कह देते हैं। तो फोकस क्या होता है, दर्पण का फोकस दूरी को हमने डिफाइन कर दिया है, फोकस की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में फोकस ही कहते हैं। दर्पण का फोकस, ठीक है। तो इस फोकस को डिफाइन करने के लिए हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम आपको समझा सकें। देखिए, ये है आपका बाहर कलई कर रहे हैं, तो यदि कलई बाहर है तो इसका मतलब ये मिरर कौन सा होगा, जवाब होगा अवतल होगा। कौन सा, अवतल। तो अभी हम आपको नियम सिखाएंगे आगे रे डायग्राम का, है ना, किरण खींचने का नियम के बारे में बातचीत करेंगे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर लाइट ट्रेवल करेगी, यदि लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसकी डिफिनीशन अभी मैं लिखता हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी लाइट जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएंगी, जिस बिंदु से क्या करेंगे, जाएंगी अथवा जाती हुई प्रतीत होंगी, उसे क्या कहेंगे, उस दर्पण का फोकस। तो अवतल दर्पण में रियली में जाती है, लेकिन यदि बात करें यहीं पे उत्तल दर्पण की, ऐसे कलई कर देते हैं अंदर, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये पोल होगा, उसके बाद फोकस होगा, उसके बाद सेंटर होता है, दूरियां इक्वल होती हैं। ऐसे में मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ से मैं क्या ले जा रहा हूँ, लाइट। तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके क्या करेंगी, गुजरेंगी। कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। ऐसे
इधर भी ऐसा फील होगा कि ये फोकस से जा रही है, बट ऐसा रियल में तो होगा नहीं, ऐसा यहाँ पे फीलिंग आएगी, है ना। यहाँ केवल फील होगा कि लाइट कहाँ से जा रही है, फोकस से, लेकिन रियल में इधर ही लौट जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं का मतलब सच्ची में मिल रही हैं, अर्थात वो दर्पण कौन सा है, अवतल, अथवा मिलती हुई आभास होती हैं। तो यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ आभास हो रहा है कि यहाँ मिल रही हैं, रियल में मिल नहीं रही हैं, बट आभास हो रहा है, तो मिलती हुई आभास अथवा प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। लिखते हैं परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्ट हो रही नहीं यहाँ से इधर, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मिलाती लिख दिया, मिलती होगा भाई, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ये किसकी डिफिनीशन हो गई, ये हो गई फोकस की, ठीक है। चाहे उत्तल दर्पण का फोकस हो या फिर अवतल दर्पण का फोकस हो, दोनों की डिफिनीशन एक ही शब्दों में आप ऐसे ही कह सकते हो, ये गलत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि उत्तल के फोकस को अलग से डिफाइन करेंगे, अवतल के लिए अलग से, इसलिए मैंने दोनों के फोकस को डिफाइन करने के लिए एक ही में लिख दिया है कि मिलती हैं अथवा मिलती हुई आभास होती हैं। तो मिलती हैं तो कौन सा मिरर होगा, अवतल, और यदि आभास होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो कौन सा मिरर होगा, उत्तल। इसमें एक डिफिनीशन और है, द्वारक, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। दर्पण का द्वारक क्या है, उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सॉरी, द्वारक तो मैंने लिख दिया, मुख्य एक्सिस की परिभाषा नहीं लिखा था। तो मुख्य अक्ष क्या है, उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रधानाचार्य वाली स्पेलिंग होती है ना, वही वाली होती है प्रिंसिपल की। मुख्य अक्ष जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखेंगे, प्रिंसिपल की जो मीनिंग होगी वो PLE होगी, न कि PAL। यदि PAL कर देंगे तो प्रधानाचार्य हो जाएंगे आपके। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे, तो इसके लिए मैं ले लेता एक सिंपल सा कनकेव मिरर, ये पोल, फोकस और ये सेंटर। मुख्य अक्ष को कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे उत्तल का हो या अवतल का, तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या फिर यूँ कहिए P व C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ऐसे लिखिए परिभाषा, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सॉरी यार, दर्पण का ध्रुव नहीं कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप अपने शब्दों में भी बता सकते हो कि P व C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे, लेकिन P व C के बीच की दूरी नापेंगे तो वो वक्रता त्रिज्या होगी। याद रखिएगा, इनके बीच की दूरी की बात करेंगे तो वो वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे स्मॉल r या कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे। लेकिन इनको मिलाने वाली रेखा के बारे में बातचीत करेंगे तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है।